आज हम 1992 के उस खौफनाक अजमेर ब्लैकमेल कांड से जुड़े दस्तावेजों पर बात कर रहे हैं। और हमारा मकसद सिर्फ एक पुराने अपराध की कहानी सुनाना नहीं है, जी बिल्कुल नहीं। बल्कि हमें ये समझना है कि कैसे सत्ता, डर और खामोशी मिलकर एक पूरे के पूरे सिस्टम को फेल कर देते हैं। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। मतलब मैं सोच रही थी कि कैसे एक पूरी सोसाइटी इतने बड़े अपराध को अपनी आंखों के सामने पनपते हुए देखकर भी मूक दर्शक बनी रह सकती है। हाँ, और ये घटना कोई अतीत का बंद पन्ना नहीं है, ये आज भी समाज की उस मानसिकता का आईना है जो आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1992 के अजमेर से। अजमेर जो अपनी शांति के लिए जाना जाता है। बिल्कुल, सूफी संतों की दरगाह और पुष्कर के मंदिरों वाला शहर। लेकिन इसी शहर के सबसे प्रतिष्ठित गर्ल्स स्कूल सोफिया सेकेंडरी स्कूल में कुछ ऐसा हो रहा था जिसने 250 से ज्यादा लड़कियों की जिंदगियों को निगल लिया। और बाहर से देखने पर सब कुछ कितना नॉर्मल लग रहा था ना। हाँ, मतलब वो एक ऐसा स्कूल था जहां अमीर और मिडिल क्लास दोनों घरों की लड़कियां पढ़ने आती थीं। एकदम सामान्य शैक्षणिक माहौल था। पर यहीं पर वो भयानक जाल बिछना शुरू होता है। और इस जाल के बिल्कुल बीचों बीच दो लोग थे, एक 8वीं क्लास की छात्रा और एक स्थानीय राजनेता का बेटा फारूक चिश्ती। अब यहाँ उम्र का एक बहुत बड़ा फासला था, और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने देखे हैं उनसे पता चलता है कि फारूक अक्सर उस स्कूल के बाहर देखा जाता था। जी, और ये कोई अचानक की गई हिंसा नहीं थी, ये बहुत ही धीमी और सोची समझी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया थी। मतलब उसने बहुत ही चालाकी से उस कम उम्र की लड़की से जान पहचान बढ़ाई है ना। एकदम सही। और धीरे धीरे ये जो साधारण बातचीत थी वो एक रिश्ते में बदल गई। फारूक एक रसूखदार परिवार से था, लेकिन उस लड़की के लिए वो फासला मायने नहीं रखता था, क्योंकि फारूक ने उसका भरोसा जीत लिया था। बिल्कुल, उसने उस भरोसे को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे ये किसी एडवांस कंप्यूटर वायरस की तरह लगा। अच्छा, वो कैसे? मतलब देखिए, एक एडवांस्ड वायरस कभी भी सिस्टम के फायरवॉल से सीधे लड़कर अंदर नहीं घुसता। अगर वो सीधा हमला करेगा तो सिस्टम का अलार्म बज जाएगा। सही बात है। इसके बजाय वो सिस्टम के सबसे भरोसेमंद हिस्से का इस्तेमाल करके घुसपैठ करता है, और एक बार अंदर आ गया तो पूरे नेटवर्क को तबाह कर देता है। यहाँ भी कोई अलार्म नहीं बजा, क्योंकि नुकसान पहुंचाने वाला एक दोस्त बनकर आया था। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। अपराधी असल में इसी तरह ट्रस्ट को वेपनाइज करते हैं। बिल्कुल। जब कोई इंसान अपनी मर्जी से सुरक्षा की दीवारें गिरा देता है और फिर उसी विश्वास का इस्तेमाल ब्लैकमेल के लिए होता है, तो शिकार पूरी तरह से असहाय हो जाता है और वो खुद को ही दोषी मानने लगता है। हाँ, मनोवैज्ञानिक रूप से यही होता है। इसी आत्मग्लानि का फायदा उठाकर फारूक उस लड़की को एक फार्म हाउस पर ले गया और वहां छुपकर उसकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें खींच ली। बाप रे। और मतलब यहीं से वो खौफनाक चक्रव्यूह शुरू हुआ जिसने एक ही स्कूल के 250 लड़कियों को अपने अंदर खींच लिया। जी, ये कोई छोटी बात नहीं है। पर मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, एक लड़की की कुछ तस्वीरों से ये मामला इतने बड़े पैमाने पर कैसे फैल गया? बल्कि फारूक ने एक बहुत ही खौफनाक डील सामने रखी थी। क्या डील थी वो? उसने उस पहली लड़की से कहा कि अगर तुम चाहती हो कि ये तस्वीरें बाहर ना जाएं, तो किसी और लड़की को इस जाल में लेकर आओ। हे भगवान। मतलब एक और लड़की लाओ तो मैं तस्वीरें डिलीट कर दूंगा। बिल्कुल। ये शोषण की एक पूरी पिरामिड स्कीम बन गई थी। तो उस लड़की ने खुद को बचाने के लिए दूसरी को फंसाया। हाँ, और दूसरी ने तीसरी को। रिपोर्टों के अनुसार ये चेन रिएक्शन इतना तेज था कि देखते देखते 250 लड़कियां इस अंतिम ब्लैकमेल का शिकार हो गईं। ये तो बहुत ही भयानक है। हर नई लड़की को उसी डरावने विकल्प का सामना करना पड़ रहा था। और इस श्रृंखला को तोड़ना किसी भी एक लड़की के लिए लगभग असंभव हो गया था। पर यहाँ मुझे एक बात बिल्कुल हजम नहीं होती। क्या बात? मतलब 250 लड़कियां एक ही स्कूल से परेशान हो रही हैं, ब्लैकमेल हो रही हैं, किशोर लड़कियों के व्यवहार में बदलाव आता है, उनका डिप्रेशन नजर आता है। क्या किसी भी टीचर या माता पिता को भनक तक नहीं लगी? यही तो इस पूरी त्रासदी का सबसे स्याह पहलू है। कैसे मुमकिन है कि किसी ने कुछ नहीं देखा? असल में समाजशास्त्रीय विश्लेषण बताता है कि ऐसे मामलों में जो शर्म या शेम होती है वो एक साइलेंसर का काम करती है। अच्छा, मतलब समाज का जो नजरिया होता है। जी बिल्कुल। 90 के दशक के अजमेर का सामाजिक ढांचा ही कुछ ऐसा था। परिवार की इज्जत का सारा बोझ सिर्फ महिलाओं और लड़कियों पर डाल दिया जाता था। हाँ, जब समाज में पीड़ित से ही सवाल पूछने की आदत हो कि तुम वहां गई ही क्यों,
तो लड़कियां डर जाती हैं। बिल्कुल, लड़कियां अपने ही घर में बात करने से डरने लगी थी। यानी जो परिवार सबसे सुरक्षित जगह होनी चाहिए थी, वही सबसे बड़ी डर की वजह बन गया था। एकदम सही कह रही हैं आप। लड़कियों को लगता था कि अगर सच सामने आया तो अपराधी से ज्यादा उनका अपना परिवार और समाज उन्हें सजा देगा। और खामोशी की इसी दीवार ने अपराधियों को एक अजेय सुरक्षा कवच दे दिया था। हाँ, उन्हें पता था कि लड़कियां कभी मुंह नहीं खोलेंगी। वे उस जाल में फंसते जाना ज्यादा सुरक्षित समझ रही थीं, बजाय इसके कि वो घर जाकर सच बोलें। ये बहुत ही दिल तोड़ने वाला है, पर इस चुप्पी का फायदा सिर्फ फारूक ने नहीं उठाया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसी एक अकेले इंसान का अपराध रह ही नहीं गया था। जी, रिपोर्ट बताती है कि ये रसूखदारों और नेताओं का एक पूरा का पूरा सिंडिकेट बन चुका था। हाँ, जिनकी पहुंच पुलिस और प्रशासन दोनों तक थी। इसमें नफीस चिश्ती, अनवर चिश्ती और शहर के कई ताकतवर लोग शामिल हो चुके थे। पर मेरा एक और बड़ा सवाल है यहाँ। पूछिए। 1992 में जब ना तो इंटरनेट था और ना ही स्मार्टफोन्स थे, तो ये तस्वीरें इतनी बड़ी संख्या में सर्कुलेट कैसे हो रही थीं? ये एक बहुत ही तकनीकी लेकिन जरूरी पॉइंट है। 90 के दशक में तस्वीरों को डेवलप करने की एक पूरी फिजिकल प्रक्रिया होती थी। हाँ, कैमरे की रील होती थी। बिल्कुल। उस रील को फोटो स्टूडियो में देना पड़ता था, डार्क रूम में काम होता था, और ये काम प्रोफेशनल्स करते थे। अच्छा, तो इसका मतलब है कि शहर के कई फोटो स्टूडियो के मालिक जो वयस्क थे, वे भी इस अपराध में शामिल थे। एकदम सही। और ये दर्शाता है कि कैसे समाज के कई अलग अलग हिस्से इस अपराध में अपनी हिस्सेदारी निभा रहे थे। बाप रे, मतलब कुछ स्टूडियो मालिकों ने पैसे के लालच में या इन रसूखदार लोगों के दबाव में आकर तस्वीरों की कॉपीज बनानी शुरू कर दी। हाँ, और उन्हें शहर में बेचना भी शुरू कर दिया। तस्वीरें पड़ोसियों तक, अनजान लोगों तक, यहाँ तक कि पान की दुकानों तक पहुंचने लगी थी। ये तो पूरा सामाजिक पतन था। लड़कियों को बचने का कोई रास्ता ही नहीं दिखा होगा। बिल्कुल। जब स्कूल, परिवार, समाज और कानून सब दरवाजे बंद नजर आते हैं तो इंसान चरम कदम उठाता है। और दस्तावेजों में है कि कई लड़कियों ने आत्महत्याएं करना शुरू कर दिया था। जी, ये केवल ब्लैकमेल नहीं था, ये उस पूरे सिस्टम की विफलता थी जिसे नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। और इस घुप अंधेरे में पहली बार जिसने आवाज उठाई वे थे मदन सिंह। बहुत ही बहादुर पत्रकार थे वे। हाँ, वे एक स्थानीय अखबार नवज्योति के रिपोर्टर थे। मई 1992 में उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए इस पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश किया। उन्होंने पहली बार अखबार में सच्चाई को विस्तार से छापा था, जिसने पूरे राजस्थान में हड़कंप मचा दिया था। लेकिन मदन सिंह को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हाँ, उन्हें अपनी जान देनी पड़ी। रिपोर्ट छपने के महज 2 दिन बाद ही उन्हें सरेआम गोली मार दी गई। सच में ये रोंगटे खड़े कर देने वाला है। घायल हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अपराधी इतने बेखौफ थे कि उन्होंने अस्पताल के भीतर घुसकर मदन सिंह की हत्या कर दी। मतलब अस्पताल के अंदर? जी, ये केवल एक पत्रकार की हत्या नहीं थी। नहीं, ये तो एक खुला ऐलान था कि जो कोई भी इस ताकतवर सिंडिकेट के खिलाफ जाएगा उसका अंजाम यही होगा। बिल्कुल, ये पूरे शहर को दिया गया एक बहुत ही स्पष्ट संदेश था। अस्पताल जैसी जगह जो पुलिस की निगरानी में होती है, वहां हत्या करने का मकसद ही यही था कि लोगों के मन में पुलिस और प्रशासन की सुरक्षा का कोई भ्रम ही न बचे। एकदम सही कहा आपने। डर को एक संस्थागत रूप दे दिया गया था, डर को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया था। पर मदन सिंह के इस बलिदान के बाद क्या उन लड़कियों को न्याय मिला? कानूनी दस्तावेजों का अध्ययन करने पर एक बहुत ही निराशाजनक तस्वीर सामने आती है। अच्छा, मतलब न्याय नहीं मिला? देखिए, जब जांच शुरू हुई तो 250 लड़कियों में से केवल 32 लड़कियां ही कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए सामने आईं। उस दौर के माहौल को देखते हुए 32 लड़कियों का सामने आना भी बहुत बड़े साहस का काम था। बिल्कुल था। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हमारे न्याय तंत्र पे बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या हुआ अदालत में? मामला अदालत में पहुंचने के बाद गवाहों को डराने धमकाने का एक नया दौर शुरू हो गया, और ये कानूनी लड़ाई 6 साल तक चली। 6 साल? बाप रे। हाँ, और इन 6 सालों में लगातार मिल रही धमकियों और परिवारों पर बनाए गए सामाजिक दबाव के कारण लड़कियां पीछे हटती गईं। मतलब चरित्र हनन का डर इतना ज्यादा था? जी, हर तारीख, हर पेशी पीड़ित परिवारों के लिए एक नया ट्रॉमा लेकर आती थी। अंत में सिर्फ 2 लड़कियां बची।
सिर्फ 2 लड़कियां। हाँ, सिर्फ 2 जो अदालत में क्रॉस एग्जामिनेशन और गवाही देने के लिए खड़ी रहीं। 250 से ये संख्या सिमटकर सिर्फ 2 पर आ गई। जब न्याय व्यवस्था मुकदमों को इतना लंबा खींच देती है तो वो अनजाने में अपराधियों का ही साथ दे रही होती है। बिल्कुल। पीड़ित परिवार रोज-रोज की अदालती कार्रवाई और समाज के तानों से इतना थक जाते हैं कि वो न्याय की उम्मीद ही छोड़ देते हैं। और शायद यही कारण था कि जो मास्टरमाइंड था फारूक चिश्ती, वो सालों तक आज़ाद घूमता रहा। हाँ, वो अपनी राजनीतिक पहुंच और कानूनी खामियों का पूरा फायदा उठाता रहा। कुछ सह आरोपियों को पहले सजा मिल गई थी, लेकिन मुख्य आरोपी तक पहुंचने में कानून को बहुत लंबा वक्त लगा। जो डॉक्यूमेंट्स हम देख रहे हैं उनके अनुसार 2007 में जाकर फारूक को दोषी माना गया। 15 साल का एक लंबा अंतराल। 15 साल, जिसमें सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने और गवाहों को तोड़ने का पूरा समय मिला। ये देरी तो अपने आप में न्याय की हत्या है। और विडंबना देखिए कि कानूनी विफलता की ये कहानी 2007 में भी खत्म नहीं होती। 2013 में उसे जमानत भी मिल गई। वो आज भी उसी अजमेर शहर में रहता है। ये सुनकर सच में बहुत अजीब सी निराशा होती है। ये घटना इस बात को पुख्ता करती है कि असली राक्षस हमेशा बाहर से डरावने नहीं दिखते। वे अक्सर सभ्य समाज का हिस्सा बनकर हमारे सिस्टम के बिल्कुल भीतर मौजूद होते हैं। मतलब सत्ता का रसूख, समाज का डर और न्याय मिलने में होने वाली अत्यधिक देरी, ये वो त्रिकोण है जो पीड़ितों को दूसरी बार मारता है। एकदम सटीक बात कही आपने। सत्ता, डर और चुप्पी का ये त्रिकोण न्याय को पूरी तरह पंगु बना देता है। तो इस पूरी चर्चा और इन दस्तावेजों को खंगालने के बाद जो मुख्य निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि 1992 का यह केस केवल अतीत की कोई एक घटना नहीं है जी। ये एक स्पष्ट पैटर्न है। बिल्कुल। शर्म, समाज की दोहरी मानसिकता और सत्ता का गठजोड़, ये चीजें आज भी मौजूद हैं और आज भी लोगों को चुप कराती हैं। और इसीलिए इस जानकारी को समझना आज बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आज के आधुनिक युग में जहां सूचनाओं की अधिकता है, हमें ये पहचानना होगा कि कब कोई व्यवस्था न्याय देने के बजाय पीड़ितों की आवाज को ही दबाने लगती है, ताकि हम उन खामियों को पहचान सकें जो आज भी सिस्टम में मौजूद है। जी बिल्कुल। तो इस गहरी चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार है जो मेरे मन में आ रहा है। ये इन दस्तावेजों से परे जाता है, पर हमारे आज के तकनीकी यथार्थ से जुड़ा है। अच्छा, वो क्या? देखिए, 1992 में तस्वीरें केवल फिजिकल रील पर थी। उन्हें एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाने में, डार्क रूम में डेवलप होने में वक्त लगता था, है ना? बिल्कुल, लंबी प्रक्रिया थी। फिर भी उस धीमी तकनीक ने इतने बड़े डर के साम्राज्य को जन्म दे दिया था। सही कह रही हैं। तो सोचिए, आज के डिजिटल युग में जहां तस्वीरें और वीडियो सेकंडों के 100वें हिस्से में दुनिया भर में वायरल हो जाते हैं और AI या डीफेक का खतरा हर स्मार्टफोन में मौजूद है। ये तो बहुत ही डरावना सच है। हाँ, तो सवाल ये है कि अगर 1992 की तकनीक ने समाज को इतना असहाय कर दिया था, तो क्या आज का समाज और सिस्टम ऐसी किसी घटना से निपटने के लिए 1992 से ज्यादा तैयार है, या फिर तकनीक की इस गति ने हमें पहले से भी कहीं ज्यादा सुरक्षित बना दिया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। इसी विचारणीय प्रश्न के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।